हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे क्लास बिहार बीटीसी सरकारी विद्यालय का बुक क्लास 6 अध्याय नंबर 5 पृथक्करण। तो इसके बारे में हम लोग जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में लेकर उसमें मौजूद कंकड़ या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों को चुनकर अलग करती है। यानी जब भात या दाल बनाने लगती है उससे पहले वो चावल और दाल को थाली में रखकर उसमें जितने भी कंकड़ है ना उनको चुनकर अलग करती है। क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थों को अलग करना आवश्यक है? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। कभी दो या दो से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं, जिन्हें उपयोग से पहले अलग अलग करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे गेहूँ जो होता है उसके साथ चना एवं अन्य अनुपयोगी पदार्थ का मिला रहना। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थ को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसके लिए आप एक तालिका बनाइए और उस तालिका में मतलब क्या होगा, एक जगह लिखिए कि अलग करने के तरीके और आप किस प्रकार के मिश्रित पदार्थ के लिए तरीके अपना रहे हैं। जैसे चावल या कंकड़ है तो उसको हम लोग अलग करने के क्या तरीके, उसको चुन सकते हैं। तो ये तकनीक है। तो इस तरह आप लिखिए कि कौन सी मिश्रित पदार्थ के लिए कौन सा तरीका आप आजमा रहे हैं, ये तालिका बना सकते हो। वैसे ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना, ओसाना, ये 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिएगा, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना और ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ विधियाँ कृषि में फसल कटाई से अन्न प्राप्ति के बीच अपनाई जाती है। ठीक है, तो आइए इन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले आते हैं दौनी। गांव देहात में सुनते हैं ना, दौनी होता है, उसको उसको इंग्लिश में थ्रेसिंग बोलते हैं, जो आप पिक्चर में आप देख सकते हो। पहले क्या होता था, दौनी बैल से होता था, आज मशीन से हो रहा है। ठीक है, और एक था अनाज की पिटाई, इसके द्वारा भी होता था। ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या अनाज को अलग करते थे। तो आपने धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद, यानी जो धान और गेहूं की जो फसल जो तैयार हो जाती है उसकी जब कटाई हो जाती है उसके बाद क्या होता है, बोझे के रूप में। बोझा किसको कहते हैं? जैसे धान गेहूं को काटने के बाद हम पूरे धान को इकट्ठा करके जब बांधते हैं ना उसको बोझा बोलते हैं। जो पिक्चर में आप देख सकते हो बोझा, थर्ड वाली पिक्चर में, तो उस बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा। इन सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीन से दौनी की जाती है, यानी थ्रेसिंग की जाती है। दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, या फिर कुछ डंठलों को मुट्ठी या कंडी बनाकर सतह पर पटकना, जो थर्ड वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं, या डंडे की सहायता से पीटना। ऐसे करके अनाज अलग होते हैं। ये तकनीक मैंने बताई दौनी की। दूसरी ओसाई होता है, देख लीजिए। ओसाई क्या होता है? ओसाई भारी पदार्थों के साथ मिले हल्के पदार्थों को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। अपने खलिहानों में दौनी करने के बाद अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा के दिशा का ध्यान रखते हुए वो किसानों को ओसाई करते देखा होगा। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर अगर मान लेते हैं कि जब हमारा फसल तैयार हो जाता है, काट काट को हम लोग लाते हैं, तो जब उसको अलग करते हैं तो वो क्या होता है कि भूसा भी उसके साथ मिला हुआ रहता है, तो उसको भूसा हल्का होता है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी हवा बह रही है। अगर मान लीजिए पश्चिम दिशा की तरफ हवा बह रही है, तो हम लोग उसी दिशा के अनुरूप ओसाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी भूसियाँ होती है ना वो उड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर चली जाती हैं, और भारी पदार्थ जो होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के होते हैं उड़ के
पश्चिम दिशा वाली चली जाती हैं। इस प्रकार ओसाई होती है। देखिए, अब आते हैं चालना और चुनना। इन इन द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं अनाज को अलग। इस प्रकार आप फसल से अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियों का भी उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं और सरसों को चाल कर अलग करते हुए आपने देखा होगा। देखिए, गेहूं में अगर सरसों मिला हुआ है तो उसको हम लोग अलग करने के लिए चाल सकते हैं। तो गेहूं अथवा धान की दौनी या ओसाई के बाद यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंडी, भूसी रह जाए, उसे चालन की विधि से अलग कर देते हैं। देखिए, ठीक है। आप एक प्लेट में रख रहे हैं, इसको आप इसे चुन सकते हैं या चाल सकते हैं उसमें रखकर। क्या होता है, तो पदार्थ के कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता। वो कौन होते हैं? एग्जाम्पल देखिए, जैसे बालू से नमक को अलग करना। बालू में अगर मान लेते हैं नमक मिल गया, नमक में अगर बालू मिल गया तो क्या आप नमक से बालू अलग कर सकेंगे? तो अलग करने के लिए हमें इनके गुणों का फ़ायदा उठाना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेत और नमक को पानी में हम डालते हैं तो क्या ये दोनों घुल जाएंगे? कौन घुलेगा और कौन नहीं? जो पानी में घुल जाता है उसे हम घुलनशील, जो पानी में नहीं घुलता उसे हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील है तथा बालू अघुलनशील है। तो घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थ से छानकर अलग कर लेते हैं, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक को अलग कर लेते हैं। इसी के लिए क्रियाकलाप एक नाम दिया गया थिराना। ये देखिए क्या होता है। एक गिलास आप पानी आपको लेना है। अब या तो तालाब का लीजिए, नदी का लीजिए। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आधा घंटा के लिए पानी को छोड़ दीजिए गिलास में। जल का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण जो होते हैं ना, जो भी जल से भारी कण होते हैं वो पेंदे में जमा हो जाते हैं। जो जल में नहीं घुला होता ना, वो पेंदे में जमा हो जाता है नीचे। ठीक है, तो पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। ठीक है, जो भी अघुलनशील पदार्थ है जो गिलास के पेंदी में बैठ जाता है उसको हम उसकी जमने या बैठने की क्रिया को हम लोग थिराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालिए। थोड़ा तिरछा, जो पीछे में आप देख सकते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से अन्य जल को या अन्य द्रव को अलग करना थिराना कहलाता है। यानी पहले थिराना निथारना कहलाता है, सॉरी। थिराना होता है कि पदार्थ को जमने अघुलनशील पदार्थ जब जल पेंदे में जमा हो जाते हैं ना, तो पदार्थ को इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। और जब थिराना की प्रोसेस होने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहलाता है। यदि दूसरे गिलास का जल अभी भी साफ ना दिखाई दे तो इसे हम फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज़ होता है कि जिनमें अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छोटे छोटे ठोस कण पार नहीं हो पाते और फिल्टर पेपर पर ही टंग जाते हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर के उपयोग को हम चित्र 5.5 में दिखाया गया है। जो पिक्चर देखिए कैसे है, ये वाला। जो जल होता है वो मतलब नीचे गिर जाता है और जो छोटे छोटे जो ठोस कण होते हैं वो पार नहीं हो पाते, इसलिए ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह पूरे प्रोसेस होती है। हम लोग जो नमक खाते हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होता है? क्या हमने कभी सोचा है नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। इन्हीं लवणों में से साधारण नमक पाया जाता है, जिस हम नमक का प्रयोग करते हैं वो साधारण नमक ही तो है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। इसके बाद लवणों को हम लोग क्या करते हैं, शोधन करके साधारण नमक बनाते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 3 में क्या करना है। समुद्र जल के अलावा किन्हीं अन्य स्रोत से नमक प्राप्त किए जाते हैं, ये बताइए। आपको बताना ये क्रियाकलाप है। उसके बाद कह रहा है कि किसी डेयरी में जाइए, मक्खन को दूध से अलग करने की विधियों का पता लगाइए। किस प्रकार दूध से मक्खन निकाला जाता है। अब अगला पॉइंट है पदार्थों के द्रवीय मिश्रण के अवयवों की पहचान करना। पदार्थों को अलग अलग पहचानने के इस तरीके
का नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा, मगर क्रोमेटोग्राफी का तरीका है बहुत मज़ेदार। इसके बारे में कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे करके देखिए, मज़ा आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब देखिए चौक से क्रोमेटोग्राफी कैसे होता है। एक चौक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला बनाना है। इसके लिए माचिस की तिल्ली या रिफिल की नोक को स्याही में डुबोकर चित्र 5.7 में दिखाए गए चौक पर छुआए। देख रहे हैं 5.7 में चौक पे छुआए और धीरे धीरे करके चौक की गोलाई के चारों ओर छुआकर छल्ला बना लें। अब एक तस्तरी या किसी डिब्बे के ढक्कन में थोड़ा सा पानी डालें और ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और चौक को इस पानी में सीधा खड़ा कर दें। चौक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। अब इंतजार करें कि चौक की सफ़ेदी पे क्या गुल खिलने लगा है। क्या पानी चौक पे चढ़ रहा है? क्या क्या हो रहा है? पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले चौक को पानी से हटा लें और चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने कौन कौन से रंग दिख रहे हैं अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाएं। ये रंग कहाँ से आए। इस तरह हुआ है चौक से क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं छन्ना कागज़ से क्रोमेटोग्राफी। जिस छन्ना कागज़ से हमने छानने का काम किया था उससे भी क्रोमेटोग्राफी हो सकता है। ये कैसे होता है वो देखिए। आपको एक बीकर लेना और एक रिफिल लेना है। बीकर में लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर लेना है और छन्ना कागज़ की लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर लंबी एक पट्टी काट लेना है। ठीक है। इसके एक सिरे पे करीब 2 सेंटीमीटर छोड़कर आलपिन की नोक से काली स्याही की छोटी सी बूंद लगा लें और कागज़ के दूसरे सिरे को मोड़कर रिफिल पर टिकाकर बीकर पर लटका दें। कागज़ का वह सिरा जिस पे स्याही की बूंद लगी है पानी में डूब जाना चाहिए, मगर ध्यान रखिए स्याही की बूंद पानी में नहीं ना डूबे। कागज़ की पट्टी बीकर से नहीं छूनी चाहिए। अब एक बार ज़रा इंतजार कर लीजिए कि पानी छन्ना कागज़ की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुंचने लगे, तब पट्टी को निकाल कर सुखा लें। पट्टी में कितने रंग हैं, कौन कौन से और नीचे से ऊपर किस क्रम में, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर दिखाइए। क्या स्याही में विभिन्न रंग के रसायन मिले हुए हैं? तो ये सब प्रयोग में बताया गया है।